जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब बेटा? आप उम्मीद है मेरी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, उनसे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। और कहीं कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए भी। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी क्षितिज का पाठ 7 नेताजी का चश्मा। ठीक है बेटा, गद्य खंड से। तो बेटा ये लिखा गया है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा, जिनका जन्म इंदौर में हुआ था और उनका बचपन और नौकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका राजस्थान में बीता था। वसुधा पत्रिका के संपादन से भी ये जुड़े रहे थे। ठीक, उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान वगैरह जो है वो ज़्यादा उल्लेखनीय है। और बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी उनके काफ़ी चर्चित रहे हैं। 2019 में इनका निधन हुआ था बेटा। अब देखिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब हालदार साहब मीन्स वहाँ का कोई आला अफसर, कोई ऊंचे दर्जे का अफसर, उसे हर 15 दिन बाद कंपनी के काम के सिलसिले में किसी कस्बे से गुजरना पड़ता था, वहाँ से निकलना होता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। मीन्स क्या हुआ, कस्बा बहुत छोटा सा था, बड़ा नहीं था। और पक्के मकान कहने लायक मकान जो थे वहाँ पर बहुत थोड़े से थे। और बाजार कहने लायक, जिसे हम बाजार कह सके, इतनी सारी दुकानें जिस जगह पर हो वहाँ पर केवल एक ही ऐसा मार्केट था जिसे हम बाजार कह सकते थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। क्या क्या था उस कस्बे में? एक तो था बेटा लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमाघर। ओपन एयर सिनेमाघर मीन्स बिल्कुल जो खुली हवा जहाँ पर आती थी, और एक नगर पालिका भी, म्यूनिसिपलिटी भी वहाँ पर थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ अब जहाँ पर नगर पालिका होगी वहाँ पर शहर में कुछ ना कुछ काम भी वो करवाती रहेगी। कभी कहीं की सड़क, कभी कहीं पे मूर्ति लगवाना, कभी ऐसे करके काम भी करवाती रहेगी। तो कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करा दिया। इस तरह अलग अलग काम जो थे नगर पालिका करवाती रहती थी। कभी तो कोई सड़क मजबूत करवा देती थी, पक्की मरम्मत करा देती थी, पक्की करा देती थी, कभी कहीं पर शौचालय बनवा देती थी, कभी कबूतरों के विश्राम करने के लिए छतरी बनवा देती थी, और कभी कभी सम्मेलन ऐसे नगर पालिका अलग अलग काम करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। आप देखते होंगे आपके शहर में भी जो चौक होंगे बेटा, चौराहे जो होंगे, उन पर किसी किसी चौराहे पर किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगी हुई होती है। तो ऐसे ही वहाँ पर नगर पालिका में कोई बहुत अच्छा सा बोर्ड आया होगा जो काम करना शहर में चाहता होगा, या फिर कोई अधिकारी अच्छा आया, उसने क्या किया, शहर के मुख्य बाजार जो था उसके चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर एक प्रकार का पत्थर होता है, उसकी प्रतिमा, उसकी मूर्ति उन्होंने लगवा दी। और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, उसी मूर्ति के बारे में है जो वहाँ पर उन्होंने लगवाई थी। और वो भी केवल उसके मूर्ति के छोटे से हिस्से के बारे में, पूरी मूर्ति के बारे में नहीं है, मूर्ति के छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी आपको बताई जा रही है। अब आगे कहते हैं लेखक कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। वो कहते हैं कि पूरी बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और अच्छी मूर्ति की लागत जो है वो अनुमान से कि कितना बजट होगा और कितना बजट हमारे पास है, इस कारण बहुत ज़्यादा समय आपस में कागज पत्री में व्यतीत हो गया होगा। और जब बोर्ड की शासनावधि, बोर्ड देखिए कोई भी नगर पालिका है किसी काम को करने के लिए किसी को अपॉइंट करती है तो उसको एक समय सीमा देती है कि इस समय सीमा के अंदर आपको ये काम फिनिश करके दिखाना होगा। तो वो जो मूर्ति थी
वो बजट के चक्कर में लटकती चली गई होगी। और जब वो समय सीमा खत्म होने वाली होगी तो बिल्कुल अंतिम पलों में, जब वो समय सीमा खत्म ही होने वाली थी, तभी किसी स्थानीय कलाकार को मौका दिया गया होगा कि ये मूर्ति बनाए वो। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के, कस्बे में जो एक ही इकलौता हाई स्कूल था, उसके इकलौते एक मात्र ड्राइंग मास्टर जो थे मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा कि ड्राइंग मास्टर तुम ये मूर्ति बनाओ। और महीने भर में मूर्ति पटक देने का विश्वास वो दिला रहे थे कि मूर्ति बनाकर इस पर लगा देंगे। जो इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे जिनको मोतीलाल हम मान सकते हैं, वो विश्वास दिला रहे थे कि एक महीने के अंदर अंदर ये मूर्ति बनाकर हम यहाँ पर पटक देंगे, मीन्स लगा देंगे। अब वो कहते हैं, जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, एक पत्थर होता है संगमरमर, उसकी थी। और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बदन तक कोई 2 फुट ऊंची, कि टोपी की जहाँ पे उनकी टोपी थी, अब नेताजी सुभाष चंद्र की फोटो आपने जितनी भी देखी होंगी, सब में फोटो टोपी पहन के रखते हैं ना वो, तो उनकी टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची वो मूर्ति बनाई गई थी, जिसे कहते हैं बस्ट। बस जिस हिस्से को बोलते हैं वहां तक की वो मूर्ति बनाई गई थी। बहुत सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन में कम उम्र के वो लग रहे थे, फौजी वर्दी में। फौजी वर्दी हमेशा पहन के रखते हैं, कुछ जितनी भी आपने मूर्तियां फोटो देखी होंगी सुभाष चंद्र बोस की, सब में फौजी वर्दी में ही वो दिखाई देते हैं। और उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आने लगते थे। तो सुभाष चंद्र बोस के नारे बहुत प्रसिद्ध थे, उस मूर्ति को देखते ही वो याद आने लगते थे। तो इस दृष्टि से तो लगता था कि प्रयास जो है बहुत सफल है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है, सराहना करने योग्य है, क्योंकि उस मूर्ति इतनी सजीव लगती थी जैसे सुभाष चंद्र बोस खुद भाषण दे रहे हो। लेकिन एक चीज़ की कसर थी, एक चीज़ की कमी थी उसमें, वो क्या थी? मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र की आपने जो भी फोटो देखी होंगी, जो भी आपने मूर्तियां देखी होंगी, सब में फोटो पर चश्मा लगा हुआ होता है, लेकिन उस फोटो पर चश्मा नहीं था। और चश्मा अगर था भी तो क्या ऐसा था? संगमरमर का नहीं था। मूर्ति कैसी थी? संगमरमर की। और एक सामान्य से, और सचमुच के वो चश्मा नकली नहीं था, सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, बिना लेंस के ही खाली चश्मे का फ्रेम, काला चौड़ा सा फ्रेम जो था मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हालदार साहब, वो जो ऑफिसर थे, जब वो पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर जब वो पान खाने के लिए रुकते हैं, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया, मीन्स उसे उसकी तरफ उनकी नजर गई और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान, मीन्स उत्सुकता भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। वो कहते हैं, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। कि अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, कि मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई है लेकिन चश्मा कैसा है? रियल, सचमुच का चश्मा है। ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। अब उनकी जीभ जो थी वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ जाती है और हालदार साहब जो थे वो मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं। और अंत में वो किस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कस्बे के नागरिकों का जो ये प्रयास है, जिन्होंने चश्मा लगाने का प्रयास किया है, यह सराहना करने योग्य है। क्योंकि मूर्ति के रंग, रूप, कद आदि का कोई भी महत्व नहीं है। यह तो महत्व है उस भावना का जो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज बनती जा रही है। वो कहते हैं कि हमें उस भावना का सम्मान करना चाहिए, उन देश के उस नागरिकों का हमें सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस भावना से चश्मा लगाया है। अब जब दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरते हैं, उस कस्बे से गुजरते हैं, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर नजर आया। ये समझ में नहीं आया एकदम से कि क्या, लेकिन अंतर नजर आया। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। जब पहली बार देखा था तब चश्मा दूसरा था, और जब दूसरी बार देखा तो चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चक्कोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा उस पर लगा हुआ है। अब उनकी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है कि भाई क्या आइडिया है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकते हैं ना। इस मूर्ति को हम भिन्न भिन्न रूपों में तो देख सकते हैं ना। और तीसरी बार जब वो वहां से गुजरे तो फिर से नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत पड़ गई। वो कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर जरूर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को बहुत ध्यान से देखते थे। और एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय उठा, मीन्स जब वो अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाए, जब उत्सुकता हद से ज्यादा बढ़ गई, तो वो पान वाले से पूछ लेते हैं, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? कि जो तुम्हारे नेताजी है, जो तुम्हारे मोहल्ले में मूर्ति, जो चौराहे पर मूर्ति लगी हुई है, इसका चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है?
तो पान वाला खुद भी पान खा रहा था, उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था, मीन्स पान था उसके मुंह में भी। वो एक काला सा मोटा सा खुश मिजाज, खुश रहने वाला आदमी था, हमेशा खुश रहने वाला आदमी था। तो हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मीन्स वो अंदर ही अंदर हंसा, खुलकर नहीं हंसा, अंदर ही अंदर हंसा। उसकी तोंद तिरकी, उसकी तोंद मतलब जिसका पेट आगे को निकल जाता है बेटा, उसे कहते हैं तोंद। कुछ मोटे व्यक्तियों के तोंद आगे को निकल जाती है ना, उसे कहते हैं बेटा तोंद। तिरकी मीन्स हल्की सी हिली। वो पीछे मुड़कर घूमकर अपनी दुकान के नीचे अपना पान थूकता है और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोलता है, अरे कैप्टन चश्मे वाला करता है। वो क्या बताता है उन्हें कि चश्मा जो है कब बदलने का काम कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला। अब हवलदार साहब को समझ ही नहीं पाए क्या करता है। वो पूछते हैं क्या करता है ये? तो पान वाला समझाता है कि वो चश्मा चेंज कर देता है, मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। तो हवलदार साहब को अब भी समझ में नहीं आता। वो पूछते हैं क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है वो, क्यों बदल देता है चश्मा मूर्ति का? तो वो बताता है पान वाला, कोई ग्राहक आ गया समझो, मीन्स कोई कस्टमर आ गया। मान लो जो फ्रेम उसने मूर्ति पर लगा रखा है, उस फ्रेम को लेने वाला कोई कस्टमर आ गया, उसे तो कैप्टन कहाँ से लाएगा जब उसने मूर्ति को लगा दिया? तो वो क्या करता है, मूर्ति वाला उतार कर कस्टमर को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा बिठा देता है, मीन्स लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आती है कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। सचमुच का कैप्टन नहीं है वो, उसका नाम कैप्टन है। और उसे नेताजी की जो बगैर चश्मे वाली, बिना चश्मे की मूर्ति बहुत बुरी लगती है और बल्कि उसे चोट पहुंचाती है। वो मानो नेताजी को कोई असुविधा हो रही है, नेताजी कंफर्टेबल ना हो बिना चश्मे के, तो अपनी छोटी सी दुकान में थोड़ी सी उसके पास फ्रेम है, बहुत गिने चुने फ्रेम है, उसी में से कोई एक फ्रेम उठाकर वो नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। और जब कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है उन चश्मों को लेने, और जब उसे वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है जो उसने मूर्ति पर लगाया होता है, तो कैप्टन उस फ्रेम को उतारकर मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है और शायद नेताजी से माफी मांगता है और ग्राहक को लाकर दे देता है और नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। कहता है अरे वाह क्या आइडिया है, ये कहकर हवलदार साहब अपने आप में खुश होते हैं। अब वो पूछते हैं पान वाले से, लेकिन एक बात तो मुझे अब भी समझ में नहीं आई, कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? कि जब ये मूर्ति बनी तब उसके साथ चश्मा भी तो बना होगा ना, वो जो सच का चश्मा था उनका वो कहाँ गया? तो पान वाला जो दूसरा पान, एक और पान मुंह में खा चुका था, वो कहता है दोपहर का समय था, दुकान पे भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं थी, तो वो आराम से बातें उनसे कर रहा था। वो फिर से अंदर इंदस्ता है, उसकी तोत फिर से हिलती है और वो अपनी कत्थे के जो पान लगाने में यूज होता है उस कत्थे की डंडी को फेंक कर अपने पान की जो पीक होती है उसे थूकता है और मुस्कुराता बोलता है मास्टर बनाना भूल गया। कि जब मास्टर ने मूर्ति बनाई थी तो वो उसकी जो चश्मा था मूर्ति का वो बनाना भूल गया। तो पान वाले के लिए तो ये बहुत मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए क्या थी, बहुत आश्चर्यचकित और बहुत अंदर तक द्रवित, मीन्स अंदर तक उन्हें चोट पहुंचाने वाली बात थी, करुणा पहुंचाने वाली बात थी। और वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्तिकार मास्टर लाल, जो मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था, वो कस्बे का एक टीचर था और महीने भर में मूर्ति बनाकर उसने वायदा कर दिया होगा कि मैं इसे पटक दूंगा, मैं इस पर लगा दूंगा, और बना भी ली होगी। लेकिन वो पत्थर में, भाई वो कोई मूर्तिकार थोड़ा ना था, वो तो एक टीचर था, तो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे लगाता, कांच वाला, तो उसे समझ में ही नहीं आई होगी। या फिर हो सकता है उसने कोशिश भी की हो और वो बना ना पाया हो, या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी बनाने के चक्कर में चश्मा टूट गया हो, या फिर चश्मा अलग से फिट किया हो पत्थर का और वो निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर मूर्ति बनाने वाला कोई मूर्तिकार नहीं था, कस्बे के एक टीचर थे। अब हवलदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र लगता है, बहुत उत्सुकता से भरा हुआ लगता है और वो इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान वाले के पैसे चुकाते हैं और चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए, मीन्स झुकते हुए, उसकी देशभक्ति की सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए जीप की तरफ चलते हैं। फिर रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं और पान वाले के पास जाकर पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का, क्या वो नेताजी का साथी है, नेताजी का फ्रेंड है क्या वो, या फिर कोई आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, पहले का सिपाही है क्या कोई, जो नेताजी की फौज में लड़ता था? अब पान वाला नया पान खा रहा था, वो पान पकड़े पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर दूर रोककर, मतलब काफी दूर रोककर हवलदार साहब को ध्यान से देखता है और फिर अपनी बत्ती से हंसता है और कहता है, नहीं नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, कि वो तो लंगड़ा, एक पैर उसका खराब है, वो फौज में कैसे जाएगा, वो तो पागल है पागल, और देखो वो सामने से आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और उसका फोटो छपवा दो कहीं पर, जिससे वो भी खुश हो जाए। ऐसे कह के वो हवलदार साहब को, उस ऑफिसर को कहता है पान वाला।
अब हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक देशभक्त का ऐसे मजाक बनाया जाए। वो मुड़कर देखते हैं तो बिल्कुल अवाक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक बहुत ही बूढ़ा सा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी, इसका एक पैर खराब था, ऐसा आदमी, सिर पर इसने गांधी टोपी लगा रखी थी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। हाथ में एक छोटी सी संदूक, छोटा सा बॉक्स ले रखा था उसने, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे ले रखे थे, और गली से निकलकर आ रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस वो टिका रहा था। अब उन्होंने सोचा था कैप्टन नाम है, बहुत तगड़ा सा लंबा चौड़ा सा आदमी होगा, खूब एक्टिव आदमी होगा, सुंदर होगा, लेकिन क्या देखा, एक बहुत मरियल सा, बूढ़ा सा, लंगड़ा सा आदमी आ रहा है और जिसने एक हाथ में छोटी सी संदूकची बॉक्स ले रखा है और दूसरे हाथ में एक बांस में बहुत सारे चश्मे टंगे हुए हैं। तो इस बेचारे की, वो सोचते हैं इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, घूम घूम कर चश्मे बेचता है। हालदार साहब बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका नाम है ये, लेकिन पान वाला तो कुछ बताने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं था, और ड्राइवर भी बहुत बेचैन उड़ता चलने के लिए, और काम भी उन्हें उस दिन था। तो वो जीप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ये सिलसिला जो था 2 सालों तक चलता रहा। वो उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के जो चश्मे कैप्टन बदलता रहता था उसे वो देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी लाल हो जाता, कभी चकोर होता, कभी काला हो जाता, कभी धूप का चश्मा लग जाता, तो कभी बड़े कांचों वाला गोगल लग जाता, चश्मा लग जाता, पर कोई ना कोई चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ जरूर होता था। बिना चश्मे के वो मूर्ति नहीं रहती थी। और हालदार साहब को उस धूल भरी यात्रा में कुछ क्षण प्रसन्नता की, उत्सुकता की वो दे जाता था चश्मा मूर्ति का। अब एक बार ऐसा भी हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी चश्मा नहीं था, और उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, और सारी दुकानें अधिकतर वहां पर जो थी वो सारी दुकानें अधिकतर बंद थी। अब उस दिन चलो हालदार साहब को लगा भूल गया होगा कैप्टन, लेकिन अगली बार भी जब मूर्ति की आंखों पे चश्मा नहीं था, हालदार साहब पान खाते हैं और धीरे से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? क्योंकि हालदार साहब को भी आदत पड़ गई थी उस रास्ते से गुजरते हुए कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा देखने की। तो पान वाला जो है वो उदास हो जाता है बहुत। वो पीछे मुड़कर पान नीचे थूकता है और झुकाकर अपनी अपनी धोती के सिरे से अपने आंसू पोंछता हुआ कहता है, साहब कैप्टन मर गया। अब देखा आपने, कहा तो पहले वो पान वाला उस कैप्टन का मजाक बना रहा था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, और वो पागल है, वो तो ऐसे ही करता रहता है, लेकिन अब उसके मरने पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, रो रहा है, रोकर बता रहा है हालदार साहब को कि वो तो मर गया। अब हालदार साहब बेचारे और कुछ पूछ ही नहीं पाए, कुछ पल वो चुपचाप खड़े रहते हैं और फिर पान के पैसे देकर जीप में आकर बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब बार बार वो सोचते हैं कि जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, अपनी अपनी गृहस्थी, जवानी सब कुछ कर दी, और वो भी सॉरी बेटा, उसका लोग मजाक बनाते हैं। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। 15 दिन बाद वो फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं, और कस्बे से घुसने से पहले ही वो सोच लेते हैं कि आज मैं, वहां पर मूर्ति तो लगी हुई होगी लेकिन उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया, और जो कैप्टन उस पर चश्मे लगाता था वो तो मर गया। तो आज वो रुकेंगे मेरी वहां पर, और वहां पर पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे वहां से निकल जाएंगे। ऐसे करके वो पहले ही सोच लेते हैं। ड्राइवर से कहते हैं, आज रुकना नहीं चौराहे पर, आज बहुत सारा काम है और पान आगे कहीं पर हम खा लेंगे। लेकिन क्या होता है, अब ड्राइवर को भी आदत पड़ गई थी वहां पर आकर रुकने की। तो जैसे ही चौराहा आता है, ड्राइवर की जीप मूर्ति रोक देता है वहां पर चौराहे पर, और मूर्ति की तरफ हालदार साहब की निगाहें अपने आप ही उठ जाती है, क्योंकि आदत पड़ गई थी। और वो कुछ ऐसा देखते हैं कि वो चिल्लाते हैं, जीप रोको, ऐसे करके वो बहुत तेजी से चिल्लाते हैं। जीप बहुत तेजी में थी, ड्राइवर बहुत जोर से ब्रेक वहां पर मार देता है, और सारे जो इधर उधर लोग चल रहे थे वो सब उधर ही देखने लगते हैं, क्योंकि बहुत तेज आवाज आती है जीप के रुकने की। और जैसे ही जीप रुकती है, हालदार साहब बहुत तेजी से कूदकर मूर्ति की तरफ भागते हैं और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन, सावधान की मुद्रा में वहां पर खड़े हो जाते हैं। और मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडा मीन्स बांस के बना हुआ चश्मा रखा हुआ था, जो बच्चे ऐसे ही बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्यों भर आई उनकी आंखें? कि आज के बच्चों में भी देशभक्ति जिंदा है। आज भी बच्चे सुभाष चंद्र बोस से प्यार करते हैं, उनकी मूर्ति को चश्मे के बिना नहीं देख सकते। मास्टर बनाना भूल गया तो क्या, कैप्टन मर गया तो क्या, आज भी मूर्ति बिना चश्मे के नहीं रहेगी। तो बेटा देखा आपने, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो मूर्ति पर डेली चश्मा लगाता था और अपनी देशभक्ति को दिखाता था। हालदार साहब ड्राइवर को पहले के चुनाव पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत हालदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे कि कैप्टन तो मर गया है, अब मूर्ति बिना चश्मे की होगी और वो उसे नहीं देख पाएंगे। सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है मूर्ति पर? कि बच्चों में आज भी देशभक्ति की भावना जिंदा है और आज भी बच्चे सुभाष चंद्र बोस से प्यार करते हैं। हालदार साहब इतनी बात पे वो क्यों उठे कि आज भी हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है नन्हे नन्हे हाथों में। भले ही कैप्टन मर गया, भले ही मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया मूर्तिकार, लेकिन आज भी बच्चे बिना मूर्ति के चश्मे के नेताजी की मूर्ति को नहीं देख सकते। बेटा आशय स्पष्ट करने में मैंने आपको जब एक्सप्लेन करते हुए बता ही दिया है। रेखा चित्र प्रस्तुत करना है कि बहुत तोंद वाला आदमी है, मजाकिया आदमी है और पान खाता रहता है, मुंह में उसके हमेशा पान ठूसा रहता है, कैप्टन की मजाक बनाता है, लेकिन उसका मित्र भी है। ऐसे करके आप इसका एक चित्रण टाइप का लिख देंगे। अब लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। इसकी अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है कि वो उसका मजाक बना रहा है, जबकि किसी आदमी की इस तरह मजाक नहीं बनानी चाहिए। अब बेटा नेक्स्ट, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर उठते पिताजी को निहारते। कौन सी विशेषता है उनकी? कि देशभक्ति की भावना। पान वाला उदास हो गया, उसने पूछे मुंह का पान धोखा और ये कहा, ये सब कौन सा है? कि वो भावुक था बहुत ज्यादा। और कैप्टन बार बार मूर्ति में, ये उसकी देशभक्ति की भावना है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7, हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसे कि वो बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी होगा, आर्मी का फौज का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा और बहुत ज्यादा खुशमिजाज सुंदर सा व्यक्ति होगा। अब आगे बेटा ये आपको खुद करना है कि मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है, तो मूर्ति क्या उद्देश्य हो सकते हैं, कैसी, ये सब आपको खुद करना है। बस बाकी आगे क्वेश्चन आपके खुद करने के हैं बेटा। ये भाषा अध्ययन जो है आपको पहले हम ग्रामर के 2-3 वीडियोस अपलोड करेंगे, उसके बाद हम क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको क्या करना है बेटा? वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है चैप्टर को। कहीं क्वेरी होगी तो आपको पूछनी है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा।